ईरान में जंग का खतरा है, इसराइल के अज़ाइम से पर्दा हटने लगा है, मेड इन चाइना इंडिया की मजबूरी बनता जा रहा है और मोदी की नैया डूबने के करीब है। क्योंकि मोदी के लिए एक बड़ी बुरी खबर है कि चाइना ने एक खौफनाक हथियार मुतारिफ करवा दिया है, जिसके बाद राफेल और F-16 की बहस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। चाइना में बनाया गया एयरबॉर्न म्यूनिशंस डिस्पेंसर, जिसे एयर टू ग्राउंड मिसाइल और एक गाइडेड बॉम्ब ड्रॉपेबल के दरमियान रखा गया, जो सैकड़ों सब म्यूनिशंस को डिस्चार्ज कर सकता है। इस तरह का हथियार एयरफील्ड को मुकम्मल तौर पे मफलूज कर सकता है। दुश्मन के जेट तैयारे दे विल हैव नो ऑप्शंस, और गाइड ग्लाइड जो हैं ये बॉम्ब इनके नाम से मौसूम, ये इंतहाई निशाने पर लगता है। मॉड्यूलराइज्ड असले का वज़न 500 किलोग्राम है, और अगर ये एक तरह का तो मिसाइल है, इसे मज़ीद असला रखने के लिए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, जैसे अपनी मर्ज़ी के कई अक़साम के असले रखे जा सकते हैं। और इस डिज़ाइन से असले की रडार क्रॉस सेक्शन को भी ख़त्म किया जा सकता है, जो असले की स्टेल्थ काबिलियत को बेहतर बनाता है और इसको रोकना मज़ीद मुश्किल बना देता है। जब इसे रिलीज़ किया जाता है तो डिस्पेंसर अपने पर खोल देता है, जो इसे इजाफी लिफ्ट फोर्स और कंट्रोल फराहम करता है और इसे 60 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय करने की इजाज़त दे देता है। इसलिए इसे गिराने के लिए दुश्मन के इलाकों में जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि दुश्मन के रडार से बचने की सलाहियत भी उसमें मौजूद है। हर डिस्पेंसर 6 अक़साम के 240 सब म्यूनिशंस ले जा सकता है, और जो 6000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा इलाके को कवर कर सकता है। जब टैंक्स या बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाना हो तो डिस्पेंसर एंटी टैंक सब म्यूनिशंस का इस्तेमाल करता है, जो टैंक के आर्मर में ऊपर से घुस सकता है। जब किसी एयरफील्ड को निशाना बनाना हो तो यह रीजनल लॉकडाउन सब म्यूनिशन से लेस होता है, जो पूरे इलाके में लॉकडाउन की कैफियत तारी कर देता है। एक आम हथियारों का डिस्पेंसर सिर्फ एक शॉट के साथ तवील दौरानिए के लिए एक एयरफील्ड को नाकारा बना सकता है, जबकि भारी मकदार में तादाद में गोला बारूद का मतलब है कि पूरा रनवे तबाह हो जाएगा। एक चाइनीज़ फौजी माहिर ने बताया कि इसके ज़रिए ऐसे हथियार भी फेंके जा सकते हैं जो पूरे इलाके को बारूदी सुरंगों के अंदर तब्दील कर सकते हैं। इसका मतलब है रनवे को जल्द बहार करने की कोशिश इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जो मर्ज़ी तैयारे हों वो रनवे के बगैर तो उड़ नहीं सकते। अब भारत की मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि दुनिया में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए जब ताकतवर ममालिक ही नहीं बल्कि अब नए तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं, और चाइना और अमेरिका के बाद अब तुर्की और इसराइल भी खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाने पर लगे हैं, और ख़्वाब तो इंडिया भी देख रहा है। जहाँ तुर्की अफ्रीका में अपनी जगह बना रहा है, शाम लिबिया में अहम किरदार अदा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ इसराइल ने हाल ही में अमन वायदे के बाद कहा है कि दीगर खलीजी और अफ्रीकी ममालिक से भी ताल्लुकात मुतवक्किल हैं, यानी इसराइल को भी नई मार्केट्स एक्सेस होने वाली हैं। बहरीन और ओमान तो पहले ही इसराइली माहदे की हिमायत कर चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसराइल ने इन 6 ममालिक से खुफिया निकाह तो पहले कर रखे थे, अब ये करके शादी का ऐलान होता जा रहा है। लेकिन जहाँ इसराइल दीगर ममालिक से अमन माहदे कर रहा है, वहाँ इसराइल की जानिब से गाज़ा पे मुसलसल 5वें रोज़ भी फ़िज़ाई हमले किए गए, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए। इसराइली वज़ारत दिफ़ा ने हमलों की तस्दीक करते हुए दावा किया कि इन हमलों में हमास के मराकज़ को निशाना बनाया गया, और यह हमले गाज़ा से रॉकेट हमलों और हीलियम गैस के गुब्बारे इसराइली हदूद में भेजने के रद्द-ए-अमल में किए गए। इसराइल और गाज़ा की सरहदी बाढ़ पर भी कशीदगी में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। मुआसरे के खिलाफ फ़लस्तीनी शहरियों की जानिब से मुजाहरों का सिलसिला जारी है, और गाज़ा की वज़ारत सेहत हुक्काम के मुताबिक इसराइल की जानिब से सरहद पर मुजाहरा करने वाले शहरियों पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 4 फ़लस्तीनी नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए। दूसरी तरफ जहाँ साउथ चाइना सी में अमरीका और चाइना के दरमियान तसादुम का खतरा है, वहाँ बहरा रोम में भी तुर्की और यूनान आमने सामने और तनाव बढ़ रहा है। और तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने कहा है कि अपने समुद्रों में किसी बदमाशी या डाका ज़नी के आगे नहीं झुकेंगे, ना ही पाबंदी और धमकियों को खाते में लाया जाएगा, ना ही बैन अवी कोशिशें टर्की को बहरा रोम के मुतनाज़ पानी में तवानाई की तलाश से रोक सकती है। मैंने आपको बताया था कि तुर्की ने 10 अगस्त को अपना एक बहरी जहाज़ और उस रीस साइप्रस के करीब समुद्र में तेल और गैस की मौजूदगी का खोज लगाने के लिए भेजा था। इसके जवाब में यूनान ने अपने जंगी बहरी जहाज़ इलाके में भेज दिया, और इन दोनों ममालिक के दरमियान लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई थी। उस वक्त फ्रांस भी बीच में कूद पड़ा और बहरा रोम में फ़ौज तैनात करने का फैसला सुना दिया, बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन तुर्की के मुखालफत यूनान के हक़ में खड़ी हो गई, और मिस्र भी इस मामले में फ़रीक बन गया, क्योंकि हाल ही में यूनान और मिस्र के दरमियान बहरी इख्तियारात के हवाले से मुआहदा हुआ है, जिसे मानने से टर्की ने इनकार कर दिया और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले नाम नहाद बहरी इख्तियारात को महदूद करने का मुआहदा इसलिए कोई वक़्त नहीं रखता। तुर्की ने कहा कि बहरी जहाज़ और एक रीस जो है तेल और गैस की तलाश जारी रखेगा। यूरोपियन यूनियन और यूनान दोनों दावा करते हैं कि तुर्की की जानिब से समुद्री इलाके में ड्रिलिंग गैर कानूनी है, जबकि तुर्की ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तुर्की का मतनाज़ा समुद्री इलाका इसके इक़्तिसादी खित्ते में आता है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये तनाज़ा कुदरती गैस के ज़खायर और मुआशी जोन से कहीं बड़ा और शदीद है, क्योंकि लिबिया में भी और फ्रांस और मिस्र तुर्की के खिलाफ अब खड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है क्या अमेरिका और इसराइल इस तनाज़े में कूदते हैं तो किसके साथ खड़े होंगे? ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से तो कुछ भी بعید नहीं, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो लगता है अमेरिका ने अभी तक फ़ैसला नहीं किया कि किसके साथ खड़ा होना है, क्योंकि अमेरिका मिस्र से भी खुश नहीं और रूसी असला ख़रीद रहा है, जबकि मिस्र और इसराइल की शराकतदारी भी है। लेकिन मिस्र की अवाम इसराइल को पसंद नहीं करते और रूसी तैयारी ख़रीदने पर इसराइल भी मिस्र से ज़्यादा खुश नहीं है। दूसरी तरफ लिबिया से लेकर बहरा रोम तक एक खिचड़ी पकी हुई है और तमाम ममालिक रवायती इत्तेहादों को छोड़कर अपने अपने मफादात हासिल करने में लगे हुए हैं, और टर्की ख़ास तौर पर यूरोप का कांटे की तरह चुभ रहा है। लेकिन टर्की और ईरान के दरमियान तनाज़े पर किसी भी वक्त सूरत हाल ख़राब हो सकती है। बहरा रोम में दोनों ममालिक के जंगी बहरी जहाज़ों के टकराने का वाक़या भी सामने आ गया।
ادھر انڈیا اور چائنا کے درمیان سرحدی تنازع جون کا 15 اگست کی تقریب جس میں انہوں نے جھوٹ کے انبار لگا دیے، اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان حالات مزید بگڑنے کا خطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بال کورٹ میں پھینک دی، چائنا نے تو انڈیا کے 2 درجن کے قریب فوجی مودی کی کورٹ میں پھینک دیے۔ اب چائنا نریندر مودی اور اس کی فوج کی ایک ایک چال پر نظر رکھے ہوئے، کیونکہ نریندر مودی نے اپنی تقریر میں جو کہا وہ کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ مودی کرے گا کیا انڈیا کا رد عمل ٹک ٹاک سمیت چائنیز موبائل ایپ سے پابندی عائد کرنے اور چائنیز مصنوعات پہ ڈیوٹی بڑھانے تک محدود رہے گا، یا پھر نریندر مودی میں کچھ اور کرنے کا دم بھی ہے؟ کیونکہ چائنیز فوج تو جتنا آگے بڑھ چکی ہے، اب اسے کوئی اور ٹکراؤ ہوا تو پھر یہ صرف گھس کر مارے گی نہیں بلکہ بہت کچھ لے لے گی۔ 8 اگست کو بیجنگ اور نئی دہلی کے درمیان سینئر فوجی سطح کے مذاکرات کے تازہ دور کے بعد بھارت نے اپنا موقف تبدیل کرنے کا کوئی اشارہ نہیں دکھایا اور چائنا نے بھی قدم جما رکھے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان اہم امور پر تعطل برقرار ہے۔ مودی کے اصل ارادے کا امکان اس کی اگلی چالوں میں سامنے آئے گا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مالدیوز میں انڈیا کے 50 کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ سے چائنا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ تو اس کئی گنا بڑے منصوبوں کا آغاز پہلے ہی کر چکا ہے۔ لیکن جو درگت چائنا نے انڈیا کی بنائی ہے، جو انڈیا کی جنگ سائی ہوئی ہے، چاہے وہ جو بھی ہو جائے، چائنا اور بھارت تعلقات کو مختصر مدت میں پوری طرح بحال کرنا بہت مشکل ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تنازع سے پہلے تھے۔ اور پھر انڈیا کو اب امریکہ نے گود میں لے لیا ہے، وہ اس کے لیے پہلا اولاد ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ انڈیا چائنا سے مکمل طور پہ تعلقات نہیں ختم کر سکتا، یہ انڈیا کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اگر چائنا اور انڈیا کی معیشت امریکہ اور چائنا کے درمیان معیشت کی طرح اتنی مربوط نہیں، لیکن دونوں ممالک کے معاشی تعلقات ایسے بھی نہیں کہ مودی ایک جھٹکے میں ختم کر دے۔ اب اگر مودی انتظامیہ اس مسئلے میں آگے بڑھتی ہے تو اس سے ہندوستان کی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچتی ہے، بلکہ انڈیا کے کاروباری لوگ ہی نریندر مودی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے مودی عوام کو رافیل طیاروں میں اربوں ڈالر خرچ کرنے، چکنی چپڑی تقریروں سے دھوکہ دے کر کام چلا رہا ہے۔ اور رہی بات بھارتی عوام کی، تو وہ بظاہر تو چائنیز مصنوعات کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں میڈ ان چائنا کے سب سے بڑے فین وہی ہیں، کیونکہ چائنیز مصنوعات قیمت اور معیار دونوں میں پرکشش ہیں۔ موبائل فون کو لے لیں، اگرچہ چائنیز اسمارٹ فون برانڈ جو ہیں وہ ہندوستان میں مارکیٹ شیئر کو جون میں گرتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی ان کا شیئر 72% ہے۔ اس لیے انڈیا کے لیے چائنا سے اتنی جلدی جان چھڑانا آسان نہیں، اور میڈ ان چائنا مودی اور انڈیا کی مجبوری ہے۔ اور ایک طرف نریندر مودی میک ان انڈیا کا انجام تو سب نے دیکھ لیا، اور ہم نے گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ مودی کی نئی سیلف ریلائنٹ انڈیا پالیسی کی حقیقت آپ کو بتائی کہ جنگی ساز و سامان تو دور کی بات ہے، ایک بلٹ پروف جیکٹ اتنے سالوں میں ابھی تک نہیں بنا سکا۔ انڈیا اب امریکہ اور یورپی ممالک کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور وہ اسے چائنا کے مقابلے میں بڑی طاقت اور معیشت بنانے کا جھوٹا خواب دکھا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک امریکہ سمیت کسی مغربی ملک نے بھارت کو ایک منڈی کے سوا کچھ نہیں سمجھا، نہ ہی وہ انڈیا پر اعتماد کرتے ہیں، نہ ہی انڈیا میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں، اور صرف چائنا جیسی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے کی شے دی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نریندر مودی ہوش کے ناخن دیتا ہے یا پورے انڈیا کی نیا ڈبوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔